नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस YouTube क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिड सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 2 फरवरी और दिन क्या है? आज वेंसडे, बुधवार। और आज का पूरा एडिटोरियल एंड ओपिड एनालिसिस किस पे डिपेंड है? पूरा का पूरा हमारा यूनियन बजट जो 2022 कल रिलीज हुआ है। निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, आप इस वीडियो को, इस एनालिसिस को एनालिसिस की तरह समझिएगा। आप इसको कोई शॉर्टकट के तरफ मत समझिएगा, बिकॉज दिस इज द एनालिसिस ऑफ व्हाट द बजट हैज बीन केम आउट एक्चुअली। ठीक है, ये कोई हाइलाइट्स नहीं है, कोई की हाईलाइट, कोई समरी नहीं है। हम ओपिड एनालिसिस का नाम ही इसीलिए है कि जो भी कंटेंट आर्टिकल आया है उसका हम एग्जामिन करें, एनालिसिस करें। ओके, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। अंडर विच मिनिस्ट्री डज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, गेट्स मैंडेट टू ऑर्गेनाइज सर्वे? जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पे +1 मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू पॉज दिस वीडियो और आप देख सकते हो। ओके, डिस्कस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया विथ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आप में से शायद किसी ने इसका रिप्लाई नहीं किया है और इसका भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है आप सब लोग कल व्यस्त होंगे बजट देखने में, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बात बता दूं कि एक एस्पिरेंट के लिए, आईएएस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक दिन की बात नहीं है। ठीक है, आराम से टाइम लेके बजट को पढ़िएगा, क्योंकि आपके पूरे के पूरे पेपर में इसकी यूज आएगा। इसका 1 2 3 4 सब में आएगा। तो आराम से देखते रहिए, ओपिड एनालिसिस को समझते रहिए, करंट अफेयर्स को। ठीक है, एक दिन की बात नहीं है। ओके, हम आम बातें तो करते नहीं हैं। ठीक है, हमें तो पढ़ के, लिख के, समझ के इसको पूरा तथ्यों तर्कों के साथ बात करनी है। तो आराम से, बहुत जल्दीबाजी मत, आपके पास टाइम है। बजट को नेक्स्ट एक हफ्ते तक अगर आप आधे घंटे भी देंगे रोज, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है। ओके, दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ग्रैनविल ऑस्टिन का क्या महत्व है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको ऑनर किया जाता है। और क्योंकि इनकी योगदान, इनकी भागीदारी बहुत रही है किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने मतलब राइटिंग में, इंटरप्रेट करने में। ठीक है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने आप लोगों से एक और क्वेश्चन दिया था, 2, कोर्ट सिटिंग ऑन पेंडेंसी बॉम्ब और व्हाट रोल मीडिएशन बिल। तो हमारे कुछ एस्पिरेंट्स ने रिप्लाई किया हुआ है। नितेश ने यहाँ डेडिकेटली रिप्लाई किया है। नितेश, आप एक एग्जाम्पल हो डेडिकेशन के, कंसिस्टेंसी के। वेल डन बड़ी, और ऐसे ही करते रहो। आई एम श्योर कि अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस आपका नहीं रुक सकता, अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो मीडिएशन बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर। ये आपने अच्छा लिखा है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें और भी हम पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, बट दैट्स फाइन। अभी आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छी है इस मामले में, मीडिएशन बिल के। ठीक है, बहुत सारे इसमें प्रोविजंस भी थे, बट दिस इज फाइन। ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे, अभी रिवीजन के लिए इज गुड। मेंस आंसर जो आपने लिखा है कि जजेस की पेंडेंसी के ऊपर, ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। ये जो बॉडी में आपने लिखा है, कोविड-19 का आउटब्रेक था, बजट एलोकेशन कम है, जजेस की कमी है। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग कंडीशन है। ठीक है, और इनफैक्ट कन्वेंशनल चीज़ों में हम जाएं तो फीमेल जजेस हमारे यहाँ बहुत कम हैं। तो रिजर्वेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें यहाँ पे। इस वजह से क्या होगा कि थोड़ी सी भर्ती भी बढ़ेगी, मतलब कि जो क्वांटिटी है जजेस की वो भी बढ़ेगी। तो एक ही सेगमेंट ऊपर आ रहा है और दूसरा समाज जो है ऊपर नहीं आ रहा, जो औरतों का समाज है, विमेन का समाज है, जो हमारे जेंडर इक्वालिटी है, यहाँ पे होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तो बैलेंस रहेगा।
ठीक है। और कई स्टेट्स में बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं पीसीएस जे के, ठीक है, वो भी डिले होते हैं, टाइम से नहीं होते हैं, या फिर रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है, रिज़ल्ट निकलता नहीं है, कई हाई कोर्ट्स पे पेटिशन फाइल कर दी जाती है। ये भी एक वजह होती है कि एग्ज़ाम डिले हो जाता है, पोस्ट डिले हो जाती हैं, वैकेंसी पड़ी रहती हैं वैसे ही वैसे। ये एक बड़ा एंगल है, इसको आप लिख सकते थे। एल्स द आंसर इज 60% ऑथेंटिक, राइट एंड वेल डन। हैदर अली ने लिखा था, हैदर मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया था। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन होती है गोइंग फॉरवर्ड तो आप ऐसे ही इसी माध्यम से आप कमेंट कीजिए और हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेंगे जब आपको दिक्कत होगी तो। सौरभ ने कहा थैंक यू। सौरभ कंसिस्टेंटली इस वीडियो को देखते हैं और थैंक्स वगैरह आप कहते रहते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर बीइंग कंसिस्टेंट व्यूअर वॉचर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ ये बेल आइकॉन अगर आप देख रहे हैं ऊपर तो प्लीज़ उसको आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में बहुत ही डेडिकेटेड और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम की सीरीज़ लॉन्च होने वाली है जो कि प्रीलिम्स मेन स्पेसिफिक है। ठीक है, यूपीएससी तो है ही, आने वाले टाइम पे हम यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड भी कुछ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। ओके चलो, और दूसरी बात ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहा करिए। की हाईलाइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे वाईफाई में कुछ दिक्कत आ रही है, इसीलिए मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। आई विल गेट इट चेक क्या प्रॉब्लम है क्या है। सो काम नहीं रुकना चाहिए, हमारा एनालिसिस नहीं रुकना चाहिए, इस वजह से मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है और आपके लिए वीडियो आगे बढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर दी है। ठीक है, सो हम अपने न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। आज न्यूज़पेपर हमारा क्या कहता है। न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, मैंने पूरा फिर से पूरा का पूरा आर्टिकल ही आज बजट के ऊपर है। कल जो रिलीज़ हुआ था, टेक अवे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और हम पहला आर्टिकल अपना लेते हैं, टेक अवे इन इज द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। ओके, सो आज का ये जो आर्टिकल है ये अगेन एक एनालिसिस है। आप इसको की हाईलाइट की तरह मत देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एक एनालिसिस है। ठीक है, और हमें एज एन एस्पिरेंट, एज एन एडुकेटर यूपीएससी का एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ये हमारा पहला आर्टिकल है, यूनियन बजट 2022, टेक अवे इज अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। नाम से समझ में आता है कि यूनियन बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये पूरा GS3 का जो आर्टिकल है बजट का, वो GS3 से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बजटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, प्लानिंग, कैपिटल मार्केट, ये पूरा दोस्तों लगभग हमारे GS3 का आधा पोर्शन है। तो ध्यान से रुकिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में ये देनी चाहिए कि 3-4 कुछ टर्म्स होते हैं जो कि बजट को समझने से पहले हमें ये ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये समझ लेना चाहिए कि ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, पहला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैप एक्स, ठीक है, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली जो भी गवर्नमेंट है, कंपनी है या इंडिविजुअल है, वो खर्चा कर रही है किस चीज को लेके, किसी एसेट को एक्वायर करने में, कोई भी फिजिकल एसेट हो जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छी हो आगे जाके। ठीक है, जो आगे जाके हम उसको अगर इन्वेस्ट करें, उसको अगर हम बेचें, उसको अगर हम किराए पे दें, तो उससे पैदा होने वाली जो संपत्ति है, उससे पैदा होने वाली जो पैसा रुपए है, वो अच्छा मिले। ठीक है, तो सरकार के टर्म में, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो पैसा है जो सरकार स्पेंड करती है इन डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एक्सेट्रा। समझ में आ गया, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल मतलब यूनिट, ठीक है, एसेट, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। सिंपल बात। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आज का है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल मतलब हिंदी में राजकोषीय कहते हैं, मतलब एक तरीके से रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड टैक्सेस। डेफिसिट मतलब कि कमी। ठीक है, ये कमी हो रही है, इतनी कमी है, पूरी करनी है। ठीक है, जो घाटा होता है, डेफिसिट होता है, वो होता है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक,
फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ये एक एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, जो जितना ज्यादा सरकार पैसा कमाती नहीं है उससे ज्यादा खर्च कर देती है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निजी जीवन में आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपका खर्च वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है, तो अठन्नी और रुपया के बीच में जो खर्चा हो रहा है वो है फिजिकल डेफिसिट। वैसे ही गवर्नमेंट जब भारत के नेतृत्व में इंडिया की तरफ से जब आप देखेंगे, एक नेशन को यहाँ पे रख के देखेंगे, तो जितना गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, मतलब जितना गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू था। ठीक है, सो फिजिकल डेफिसिट अराइजेज व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गई बात? और रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होगा हमारे दो चीजों से। ठीक है, एक रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस से, ठीक है, एक रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है, ये दोनों भी फर्दर आगे डिवाइड होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं। बस आप ये समझिए कि रेवेन्यू जो सरकार को मिलता है उससे ज्यादा सरकार खर्च कर देती है, उन बीच के डिफरेंसेस को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, यहां पे देशों में फिजिकल डेफिसिट हैपेंस ड्यू टू इवेंट्स लाइक मेजर राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया है। ठीक है, जैसे गति शक्ति मिशन है, बजट उसका कुछ है 25-30 हजार करोड़, और सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ खर्चा कर दिया। ठीक, तो वो जो 15 हजार का जो बीच में फर्क आएगा वो आएगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नाउ नहीं समझ में आएगा, वीडियो पॉज करिए, वहीं कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम आपको डिटेल में समझाएं। हमारे एनालिसिस करने का यही मुद्दा है। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? फिस्कल कंसोलिडेशन इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट सो एज टू रिड्यूस गवर्नमेंट डेफिसिट्स बाय डेब्ट एंड डेब्ट एक्यूमुलेशन। ठीक है, मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी नीति पॉलिसीज होती हैं सरकार की, जो एक बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डेफिसिट कम होता है, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, या फिर डेब्ट एक्यूमुलेशन कम हो जाएगा, या फिर जितना सरकार ने पैसा बाहर से लिया होगा कर्ज पे वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज होती हैं। अगर आप बता सकें तो आप मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि फिजिकल कंसोलिडेशन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट अपनाती है। ठीक है, दे आर मेजर्ड एज ए परसेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, डेफिसिट्स कैन बी कर्व्ड बाय बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ लीडिंग टू मोर रेवेन्यूज एंड लेस एक्सपेंडिचर। कोई भी डेफिसिट हो, घाटा हो, उसको कम करने के लिए रेवेन्यू को आगे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और कम खर्चा करना पड़ेगा। रेवेन्यू आप इनकम टैक्स से बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू आप जीएसटी से बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल इनकम से हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और कम खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन समझ में आ गया, फिजिकल डेफिसिट समझ में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। अब आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर आपको दिखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, अभी हम जब बात डिस्कस करेंगे तो। इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइस टू दैट इतना। मतलब कि इसी साल 2020-21, मतलब पिछले साल में ठीक इसी महीने तक में किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू क्या थी, ठीक है, वर्सेस आज के टाइम की वैल्यू क्या है। ठीक है, यही होता है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, दोनों के बीच का जो फर्क होता है वो कि कोई गुड्स ऐसा हो गया जो महंगा हो गया, कोई गुड्स जो सस्ता हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है हमारा, जिन्होंने किसने लिखा है, ये सी रंगराजन है, फॉर्मर चेयरमैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं मिनिस्ट्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है DK श्रीवास्तव साहब, ही इज अ चीफ पॉलिसी एडवाइजर, अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी से रिलेटेड है और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही फैक्चुअल होते हैं। ठीक है,
तो इस बजट में पहला आर्टिकल ये कहता है द क्लियर एम्फेसिस इज ऑन द यूनियन बजट ऑन एक्सपैंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ वेलकम डायरेक्शनल चेंज। अब आपको समझ में आ गया है किसकी बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, मतलब कि एसेट खरीदी जाएगी, बिल्डिंग्स ली जाएगी, रोड्स बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि यहां आप देख रहे हो आप, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मेन मुद्दा जो है, ठीक है, ये बजट दो चीजों पे आधारित है। एक तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के, और दूसरा जो है हमारा वो फिजिकल डेफिसिट उसको डिक्रीज करने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा, ये बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। नाउ particularly physical deficit is being devoted to finance capital expenditure. This should help accelerate growth not only in the current year but also in the years to follow. ये एक अच्छा स्टेप है कि डेवलपमेंट हो रेलवेज में, रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में, केमिकल फर्टिलाइजर्स में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस में, फूड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, ठीक है। नाउ पर्सपेक्टिव्स ऑन ग्रोथ के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। इनफैक्ट द आईपीडी बेस्ड इन्फ्लेशन, अब समझ में आ गया आईपीडी क्या है, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है। द आईपीडी बेस्ड इन्फ्लेशन में कंटिन्यू टू बी रिलेटिवली हाई सिंस होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कि आईपीडी बेस्ड इन्फ्लेशन कुछ होलसेल प्राइस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके होलसेल प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस वजह से जो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर है वो इस साल भी हाई रहेगा, ठीक है। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि कुछ होलसेल प्राइस हैं, जिनके होलसेल प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम अभी भी बहुत ऊपर हैं, कम नहीं। और वो कौन कौन से हैं? ग्लोबल क्रूड एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ग्लोबल क्रूड क्या होता है? ग्लोबल क्रूड मतलब कि ऑयल, गैसेस, नेचुरल, ये सारी चीजें जो कि इंडिया नहीं तय करता, ये ग्लोबल मार्केट तय करती है। ये यूएस की एक बॉडी है, वो तय करती है ग्लोबली, ठीक है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। चाहे पेट्रोलियम हो गया या फिर फ्यूल हो गया, कोई इंजन फ्यूल हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है, ग्लोबल क्रूड। प्राइमरी प्रोडक्ट्स दोस्तों वो होते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। वुड हो गया, एनर्जी हो गई, ठीक है। इनकी जो दाम है और इनका जो रेट है वो ग्लोबल रेट तय करता है, और इस वजह से जो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर है वो बढ़ते नजर आ रहा है, कम नहीं है पिछले साल से, ठीक। नाउ अब हम आते हैं रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर पे, ठीक। अकॉर्डिंग टू 2021-2022 के जो बजट था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द सेंटर्स ग्रॉस एंड द नेट टैक्स रेवेन्यू आर एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 24.1% एंड 23 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस इंडिकेट्स अचीविंग ए बायोन्सी। ये बायोन्सी क्या होती है? बस इतना समझिए, बायोन्सी एक तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। बस इतना समझिए कि एक पॉजिटिव आउटकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक। तो बेसिकली जितना कम बायोन्सी होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हाउएवर द बाउंसी हैज ब्रॉट डाउन टू इतना, जितना ज्यादा बायोन्सी ये होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अच्छा होगा। ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको कहते हैं, ठीक है, बायोन्सी का मतलब। In 2022-23, however, the buoyancy has been brought down to 0.9%। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं होलिस्टिकली ओवरऑल वो थोड़ी सी कम हुई हैं 2022 और 2023 के को प्रोजेक्ट करके बताया जा रहा है, ठीक। नाउ निर्मला सीतारमन जी ने सब कुछ डिजिटलाइजेशन की बात की है, वो अच्छी भी है डिजिटलाइजेशन, चाहे वो मनी हो गया, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे वो करेंसी हो गई, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर हो गया, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, एनीथिंग, ओके। इससे वजह से क्या हो रहा है, जब एक्सपेंडेड डिजिटाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की हम जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितनी बेहतर आप फैसिलिटी दोगे, लोग, जनता उतना ज्यादा स्पेंड करेगी, और जब ज्यादा स्पेंड करेगी तो ज्यादा टैक्स देगी। तो इससे ये आंकड़ा पाया गया है कि एक्सपेंडेड डिजिटाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द टैक्स एक्सेसेस, द सेंटर्स टैक्स बायोन्सी में टर्न अप टू बी हायर देन 0.9। तो ये कहा जा रहा है कि जितनी ज्यादा हम
फैसिलिटीज़ देंगे, जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे, जनता उतनी ज़्यादा उस फैसिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करेगी और उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगी। जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगी, बायोंसी रेट हमारा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना पैसा फिर सरकार के खाते में आएगा, ताकि फिर वो और किसी स्कीम्स में डेवलपमेंट में लगा सकेगी। ठीक है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि रियलिस्टिकली, हालांकि जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, रियलिस्टिकली वो 13% है, अगर बायोंसी रेट जो है वो हमारा अच्छा हो जाए, 1.1 हो जाए। ठीक है, दिस स्पेल्स अ वेलकम स्ट्रक्चरल चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन फेवर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक अच्छा मूव है। अगर ऐसा होता है वाकई में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम खर्च करके ये एक अच्छा मूव है सरकार की तरफ से। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब यहाँ बात कह रहे हैं, तो ये जो बायोंसी मूव है, उसमें डिफेंस सेक्टर एक्सपेंडिचर सारे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू नॉन डिफेंस सेक्टर, ये सारे जो हैं आप देख रहे हो, ये इसमें डिफेंस सेक्टर को भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बायोंसी फिगर में। ठीक है, पर्टिकुलरली एक्सपैंडिंग कंस्ट्रक्शन, other infrastructure sectors, these would be associated with relatively high output and employment multipliers. ओके, ये भी देखा गया है कि भाई जो राज्यों को है वो स्टेट को ये यूनियन बजट इंसेंटिवाइज कर रहा है, स्टेट को ये कह रहा है कि टू एक्सपैंड देयर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय परमिटिंग देम ए फिजिकल डेफिसिट लिमिट ऑफ 4%। ठीक है, मतलब कि वो हद से हद अपने टोटल बजट से, टोटल जो स्टेट का बजट है उससे वो 4% ज़्यादा तक ही खर्च कर सकते हैं, डेफिसिट लिमिट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये एक लिमिट तय कर दी गई है। ठीक है, 0.5 पॉइंट इज मार्क्ड फॉर एक्सपेंडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और खाली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग से फिजिकल डेफिसिट लगाया गया है कि भाई आप जा सकते हो 0.5% तक की लिमिट पे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं खर्च करना है। ठीक, और भी कहा है कि एडिशन 1 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, कितना ज्यादा इस पे वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, और ये कहा गया है कि 2022-23 50 से लेकर अगले 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स ओवर एंड अबव नॉर्मल बोरोइंग जो कि अलाउड करेगी उनके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कि ऑन द साइड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो खर्च है सरकार का जो एसेट नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे कि सैलरीज देना, सब्सिडी देना, मिनिस्टर्स के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह देना, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक तरीके से लाइबिलिटीज़ ही बढ़ाते हैं, एसेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, वो एसेट बनाते हैं, लाइबिलिटीज़ कम करते हैं। ध्यान में रखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करिएगा और फिर से सुनिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो लाइबिलिटीज़ बढ़ाते हैं, एसेट नहीं बनाते, क्योंकि इसमें आपके सारे सैलरीज वगैरह आ जाते हैं, सब कुछ देना होता है। मान लो कोई किसी स्कीम में कोई अधिक पैसा देना हो, ठीक है, तो ये सारे अनप्लैन्ड इनकम एक तरीके से इसमें से हम दे सकते हैं। पेंशन्स हो गए, सैलरीज हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ बढ़ाता है, एसेट नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एसेट बढ़ाता है, लाइबिलिटीज़ को कम करता है। राइट, समझ में आ गया? सो देयर इज अ रिडक्शन इन द बजटेड टोटल सब्सिडीज ऑफ 1.2% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 1.9। ठीक है, 1.9 हुआ करता था 21-22 में, अब है 1.2। ये एक भी अच्छा स्टेप है अगर ये एक स्ट्रक्चरल चेंज जो है अगर किया जाए। हालांकि फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडी अभी भी क्योंकि ये एक वर्ल्ड मार्केट सेट करता है, फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम सब्सिडी वगैरह, ये वर्ल्ड मार्केट तय करता है। तो इन चीज़ों को अगर हटा दें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कैप लगाई गई है, लगभग 1.2% तक हम जा सकते हैं। ठीक है, नाउ डेप्ट एंड फाइनेंशियल बैलेंसेस। मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, मतलब कि फाइनेंशियल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट ये क्या होता है? बेसिकली जब हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जब ये आया था, तो पार्लियामेंट में
इस एक्ट के तहत सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में ये मेंशन किया गया है कि मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट of the financial responsibility and budget management sets out 3-year rolling target of 4 specific financial indicators. ठीक है, वो क्या क्या थी? एक तो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट थी, दूसरी फिजिकल डेफिसिट थी, तीसरी है टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड टोटल आउटस्टैंडिंग डेप्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर. ओके, ये मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट है. तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि यूनियन बजट जो है, जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको अटैच करते हुए ये कहा है कि सेंटर्स डेप्ट एट द एंड ऑफ द these 2 years is estimated at 59.9%. Okay, thus in spite of fiscal deficit ratio going down from 6.49 to 6.4%, the debt GDP ratio slated to increase इतना. ठीक है, तो ये है टारगेट हमारा फिजिकल डेफिसिट का इस साल का 6.4%. ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स आप याद रखिएगा. मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट के 4 पैरामीटर्स हैं. 2003 के एक्ट में आया था ये. ओके, ये व्हाट्स चीपर, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेरे पास. ठीक है, व्हाट आर फिजिकल डेफिसिट, क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. सब कुछ हमने अभी भी डिस्कस किया है. ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पॉज द वीडियो हियर और कमेंट करके मुझे बताइए. मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हैं यहाँ तक और कमेंट करके आप एक एक चीज़ समझ में आ रहे हैं अब तक. ठीक है, हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं. हमारा ये जो दूसरा आर्टिकल है, अ बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, ये भी अच्छा आर्टिकल है, बेहतरीन आर्टिकल है. क्या है इसमें? ये भी जीएस पेपर 3 का पूरा कवर कर रहा है. ओके, बेसिकली प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है. ठीक है, इशुएंस ऑफ चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट में आपका चिप होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटिंग टाउन, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके. जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, अ बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मतलब क्या होता है? सिंपल मैं आपको बता देता हूं. पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की एसेट्स हैं, चाहे वो रोड हो गया, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो गई, चाहे वो कोई पोर्ट हो गया या कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट जब इसको सब्सिडी प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज पे देती है, तो उससे पैसे रुपए जनरेट होते हैं. ठीक है, ये उसी की बात की गई है, बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्या है, आइए हम देखते हैं. Thus, it is a word starting with the factually accurate picture that India last 2 years ऑफ आउटपुट एक्सपेंशन. ठीक है, आउटपुट एक्सपेंशन की बात की गई यहां पे. आउटपुट एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? आउटपुट एक्सपेंशन इन अदर वर्ड्स इज लाइक पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन इट वाज 2 years ago. ठीक है, यही होता है टोटल आउटपुट एक्सपेंशन. रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ डिमांड, द शेयर ऑफ द प्राइवेट कंजम्पशन डिक्लाइन बाई 3% पॉइंट इन इतना. ठीक है, द शेयर ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन डिक्लाइन किया गया है, हुआ है एक्चुअली पिछले 2 सालों में. The budget hopes to trigger a virtuous investment-led output and employment growth by arguing in favor of crowding funding. अब ये crowding funding क्या होती है? अभी जो मैंने आपको समझाया है वही होती है crowding funding. Crowding funding बोले तो is a phenomenon that occurs when higher government spends leads to an increase in the economic growth. Therefore, encourages firms to invest ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, जैसे पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्राउड इन फंडिंग प्रोग्राम है. पीएम गति शक्ति हो गया, और एक तरीके से आप मेक इन इंडिया प्रोग्राम लगा लीजिए. मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जहां पे इन्वेस्टर्स को सरकार इंसेंटिव्स देगी, ऐसा मौका देगी ताकि उनको एनकरेज करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के नीति निर्माणों में इन्वेस्ट करें. जैसे सोलर पैनल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गई.
ठीक है, नेट जीरो कार्बन हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे प्राइवेट कंपनीज या फिर पब्लिक भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकती है इसमें। ये समझ में आ गया क्राउड फंडिंग क्या होती है? बेसिकली हाइयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो यहां बात की गई है कि जो बजट है वो ट्रिगर कर रहा है कि आउटपुट ज्यादा होगा। आउटपुट मतलब क्या? कि पर कैपिटा इनकम आपकी ज्यादा होगी, इंप्लॉयमेंट ग्रोथ होगी, ठीक है, नौकरी बढ़ेगी। दिस लीड टू क्राउड एंड फंडिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। द थियरी इज साउंड एंड इज वेलकम चेंज फ्रॉम द पास्ट पॉलिसी इंस्टेंट द क्रक्स विल टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट एज अ बजट सीक्स टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट रेशियो। इसका टोटल मुद्दा यही है कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना, मतलब कि जो स्पेंडिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको लिमिट करना, कम करना, और रेवेन्यू को कलेक्ट करना ढेर सारा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्रिटिकल क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर द एडिशनल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू विल बी सफिशिएंट टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट प्लान। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। हम एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पे आते हैं। ऑन द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, द डेराइव्ड डिमांड फॉर लेबर फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट में, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बनेगा, रेल बनेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड। लेकिन जो मुद्दा यहाँ पे ये है वो ये है कि दीज प्रोजेक्ट इज एक्चुअली मशीनरी इंटेंसिव, नॉट लेबर इंटेंसिव। ये आप समझ रहे हैं बात? मशीनरी इंटेंसिव का मतलब यहां ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, हैवी मशीन्स जो कि लेबर को, जो हमारे मजदूर हैं बेचारे, उनको रिप्लेस कर ले, ठीक है। तो ये एक टोटल आयरनी हो गई, ये एक कॉन्ट्रास्ट की बात हो गई कि यहां डेवलपमेंट की जब बात की जा रही है तो वहीं पे मशीनरी इंटेंसिव प्रोग्राम की बात की जा रही है, ना कि लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम की। तो फिर से हम वहीं पे आ जाएंगे कि ढेर सारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो बेचारे अनएम्प्लॉयड रहेंगे और इनफॉर्मेलिटी से जूझते रहेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनकी जॉब हैवी मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट खा रही है, ले रही है। The budget does not directly address the employment crisis caused by novel coronavirus pandemic and lockdown, ठीक है। Employment crisis would call an enhanced allocation of मनरेगा, MG नरेगा, ठीक है। बेसिकली इस बजट में ये भी देखा गया है, ये बहुत शॉकिंग था कि MG नरेगा को 25%, जो उसका बजट एलोकेशन है वो 25% और कम कर दिया गया है लास्ट ईयर की बजाय। देखिए क्या होता है आगे, क्या करते हैं सरकार। अब ये इंडस्ट्रियल स्लोडाउन, ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया हो, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक एंगल है, एक एंगल आता है इंडस्ट्रियल स्लोडाउन। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन में ऐसे देखा गया है कि रिसेंटली टू व्हीलर जो हमारी है उनकी सेल ड्रॉप हुई है, ठीक है। जब टू व्हीलर की सेल ड्रॉप हुई है तो इससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो या फिर इनफॉर्मल सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें भी अब क्या करेंगे, उनके पास नौकरी नहीं रहेगी। जब डिमांड ही कम रहेगी तो फिर कहाँ से लेबर रहेंगे उसमें, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज मोटरसाइकिल स्प्लेंडर खरीदते हैं तो आप आगे जाके उसको बनवाएंगे भी, आप दुकान पे जाके उसको रिपेयर भी कराएंगे, उसके पार्ट्स भी लेंगे। लेकिन जब बिक ही नहीं रही है तो फिर इनडायरेक्टली वो सारे के सारे जो लोग इस चेन में हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो रिपेयर करता हो, चाहे वो इंश्योरेंस देता हो, पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब होने लगेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देयरफॉर लैक ऑफ डिमांड इज रियल प्रॉब्लम हियर विथ लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। Indeed, the proposal of public investment would create a demand for capital and intermediate goods. देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टू व्हीलर इंट्रोड्यूस मतलब बिकनी चाहिए, तो ऑफकोर्स वो जो सेगमेंट है, जो गैप है, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग डिपेंड हैं, कई लोगों की फैमिलियाँ डिपेंड हैं उस पर। इट इज़ एसेंशियल टू अप्रिशिएट दैट इंडिया हैज़ बिकम एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। ये हमारा डेटा कहता है दोस्तों कि बजाय हमारे पास आत्मनिर्भर भारत जैसी बड़ी बड़ी स्कीम और एक मोटिवेशन है, उसके बजाय भी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, इंपोर्ट, बाहर से आने वाली चीज़ों पे। और कौन है सबसे बड़ा इंपोर्टर हमारे लिए? वो है चाइना।
ठीक है। हम इतने ज़्यादा निंदा करते हैं चाइना के पॉलिसी की, चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन की, लेकिन आज भी इंडिया सबसे ज़्यादा आइटम इंपोर्ट करता है चाइना से, ठीक है। एंड द डेफिसिट वुड बी इवन हायर इफ एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग टू इंडिया आर कंबाइंड, ठीक है। हांगकांग को अगर मिला दिया जाए तब तो बहुत और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिगर। ये आप आंकड़े देख सकते हैं, 18 में 57.4 बिलियन था ट्रेड इसका, और 21 में 64.5 बिलियन हो गया है, ठीक है। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, प्री मैच्योर ऑन पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। जैसे कि इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर न्यूमरस टेक्नोलॉजी इंसेंटिव प्रोडक्ट स्टार्टिंग विथ मोबाइल फोन से रिलेटेड, ठीक है, फ्यू ईयर्स अगो, ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं मोबाइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती थी और एक सरकार के इस स्कीम से बेनिफिट लेना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ? बुरी तरीके से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये ऑब्जर्व किया, ये जो और उन्होंने ये डायग्नोस किया, द प्रिंसिपल बैरियर टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज एग्जेसिव एंड डाई फंक्शनल रेगुलेशन होल्डिंग बैक द प्राइवेट इनिशिएटिव, ठीक है। एक डाई फंक्शनल इनिशिएटिव और एक्सेसिव रेगुलेशन जो है वो प्राइवेट कंपनीज को रोक रहा है इन्वेस्ट करने से, ठीक है। बिना मतलब की, मतलब रेगुलेशन, पेपर वर्क हो गया या फिर कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की वजह से प्राइवेट कंपनीज को रोक रही है इन्वेस्ट करने में इंडिया में। द सोल्यूशन, इट वॉज आर्ग्यूड, वॉज टू इंप्रूव इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। इंडिया डिड स्प्लेंडेडली वेल टू इंप्रूव द रैंक। 2014 में इसकी रैंक 142 थी, लेकिन 19-20 में इसकी रैंक 63 हो गई है। इस मामले में, इस पैमाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छा किया है इंडिया ने। बट द इंप्रूव्ड रैंकिंग फेल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर मिजरेबली, ठीक है, विथ अ स्टेडी स्लो डाउन नोटेड अबव, ओके। लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने इस पूरे के पूरे डेटा को स्क्रैप कर दिया था और कहा था कि दैट इज फ्लॉड एंड ग्लोबली रिपोर्टेडली पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है ये। अब भगवान जाने क्या है ये, लेकिन दिक्कत है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, ये डाइफंक्शनल रेगुलेशन और एग्जेसिव अकाउंटेबिलिटी, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है ये, ठीक है। तो समअप करते हैं हम आज के एडिटोरियल को। द बजट ऑफ 2022 and 23 इज अ बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, क्वाइट सिमिलर टू लास्ट ईयर, ठीक है। जैसा कि जो वादा किया गया था लास्ट ईयर, सेम वैसे ही मॉडल है, बहुत ज़्यादा कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई है, कुछ कुछ सेक्टर को छोड़ के। द वाइडली डिस्कस कंसर्न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, फॉल इन द शेयर ऑफ प्राइवेट कंजप्शन इन जीडीपी एंड राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, caused by pandemic and lockdown have been barely mentioned in the budget। ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि बजट ने टच नहीं किए हैं, ठीक है। Instead, the budget pins its hope on investing to boost employment as derived demand for labor, ठीक है। Without fully committed funds for capital investment, the success of ambition remains questionable। ओके, सो ये रहा दोस्तों हमारे आज का एनालिसिस बजट का, और ये है उससे रिलेटेड आज का क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनालाइज व्हाट इम्पैक्ट द एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट विल हैव इन इंडियन इकोनॉमी। आप पॉइंट्स में भी लिख के बता सकते हैं, आप कमेंट करके, और एक पैराग्राफ में भी बता सकते हैं। ओके, आई होप आपको आज का बजट एनालिसिस काफ़ी सही लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो हमारे जो अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको हम और रिफाइन करने की हमें पूरी कोशिश है। देखिए, मैं आपको अगर न्यूज़ पे ले चलूँ तो यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने पढ़े थे और अंडरलाइन भी किए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये धीरे धीरे आएगा मामला, हम समझते जाएंगे जैसे जैसे कल परसों के एडिटोरियल में भी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। बिग होप्स, शॉर्ट ऑन आइडियाज़, ये पीएम गति शक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे। आप जल्दीबाजी में एक ही सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मेंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अभी आप अपनी तैयारी होलिस्टिक वे से करिए,
और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। पूछे गए क्वेश्चंस को भी आप सोचिए समझिए, वीडियो पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम कल के ओपन एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जय हिंद जय भारत।